नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी के का एक महत्वपूर्ण अध्याय पुनः अभ्यास करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है गुरु और चेला, जो कि आपकी कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी की रिमझिम पुस्तक से है। और इसमें हम इस अध्याय के सारांश को, समरी और इस अध्याय में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और जो भी एक्सरसाइज वर्क है, इसमें हम इस अध्याय को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये अध्याय चेला। इस अध्याय का नाम है। और साथ ही यह आपके आगामी परीक्षा जो है, आपका सेशन एंडिंग एग्जाम है, उसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और उसकी तैयारी में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय, जिसका नाम है गुरु और चेला। पहला क्वेश्चन ही है आपका कि इस कविता को की कहानी अपने शब्दों में लिखो। मतलब ये जो है मुख्य रूप से सारांश है कि ये जो कविता है इसका समरी जो है आपको इस कहानी के रूप में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि इसका सारांश क्या है। एक बार एक गुरु अपने चेले के साथ किसी नए राज्य में पहुंचते हैं। वहां की सड़कें साफ सुथरी है और मकान भी सुंदर है। जब गुरु एक ग्वालिन से उस राज्य के बारे में पूछते हैं तो ग्वालिन बताती है कि वह अंधेर नगरी है। मतलब उस राज्य का जो नाम था, उस राज्य का नाम क्या था, वो अंधेर नगरी है। और वहाँ मतलब हो गया जो बिल्कुल मूर्ख राजा है, जिसको कुछ भी समझ नहीं है, वो राजा वहाँ राज करता है। वह ये भी बताती है कि उस नगरी में हर चीज़ 1 टके की 1 सेर मिलती है। मतलब आपको उस नगरी में, जिसका अंधेर नगरी नाम है, वहाँ कोई भी चीज़ लेंगे तो आपको वहाँ 1 टके का 1 सेर मिलता है। सेर जो है वो मेजरमेंट करने के लिए है, यानी पहले आज जिसको हम 1 केजी कहते हैं, इसी प्रकार से लगभग उतना ही पहले मेजरमेंट करने के लिए, वज़न नापने के लिए ये यूज़ किया जाता था पहले के समय में, जिसको सेर कहा जाता था। तो जब वो गुरु और चेला उस नगरी में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद जब उन्हें ये सब बातें पता चलती है गुरु को, तो गुरु कहते हैं कि ऐसी नगरी में एक पल भी रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वहां से चलना चाहिए। यानी गुरु जो है अपने शिष्य को, अपने चेले को ये सलाह देते हैं। लेकिन चेला गुरु की बात नहीं मानता है और वहां रुक जाता है। मतलब चेले ने गुरु की बात नहीं मानी और वो वहीं अंधेर नगरी में रुक गया। चेला वहां छक कर पूरी, हलवा और मिठाइयाँ खाने लगता है, क्योंकि हर चीज़ 1 टके की सेर मिल रही है। मतलब वहाँ सभी चीज़ें, जो खाने वाली चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें, सभी 1 टके की 1 सेर मिल रही है। तो वो बहुत खाता है, पूरी, हलवा, मिठाई, और वो खा कर बहुत ही मोटा हो जाता है। उसी नगर में कहीं एक दीवार गिर जाती है। अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ एक घटना हो गई कि वहाँ जो है एक दीवार गिर गया उस नगर में। राजा फौरन वहाँ पहुँचता है और संतरी से पूछता है। संतरी का कहना है कि मिस्त्री ने कमज़ोर दीवार बनाई थी, इसलिए दीवार गिर गई। मतलब अब राजा वहाँ पहुँच गया कि क्यों दीवार गिरी। उसने वहाँ के जो संतरी थे, चौकीदार, उससे पूछा। तो संतरी ने कहा कि मिस्त्री ने कमज़ोर दीवार बनाई थी, इसलिए दीवार गिर गई। मिस्त्री का कहना है कि भिस्ती वाले ने गाढ़े में ज़्यादा पानी मिला दिया था, गाढ़ा अधिक गीला हो गया, इसलिए दीवार गिर गई। मतलब अब यहाँ मिस्त्री ने भिस्ती वाले का नाम बताया कि उसने पानी ज़्यादा मिला दिया, गाढ़ा गीला हो गया, इसलिए दीवार गिर गई। अब भिस्ती वाले ने कहा कि मशक बनाने वाले ने बहुत बड़ा मशक बनाया था, उसमें ढेर सारा पानी आता था, इसलिए गाढ़ा गीला हो गया। यह तो मशक बनाने वाले की गलती है। मतलब अब सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे अपना अपना जो है वो दोषारोपण कर रहे हैं, अपनी गलती छुपा रहे हैं, दूसरे की गलती बता रहे हैं। अब मशक बनाने वाले ने कहा कि मंत्री ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, इसलिए मशक बड़ा बन गया, इसलिए मंत्री अपराधी है। मशक जो होता है वो एक चमड़े का थैला होता है, जिसमें पानी भर के लाया जाता था। तो मशक वाले ने अब यह गलती मंत्री के मत्थे मच दी कि मंत्री जी ने हमें बड़े जानवर का बड़ा चमड़ा दिलाया, इसलिए वो मशक जो है बड़ा बन गया, इसलिए मंत्री जो है वो, मंत्री जी अपराधी है, ना कि वो।
अब राजा का हुक्म होता है कि ठीक है, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब जो जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाता है, उसे जल्लाद कहते हैं, कि जल्लाद मंत्री के गले में फांसी का फंदा डालता है तो देखता है कि मंत्री का गला बहुत पतला है। मतलब वो जो फंदे की रस्सी थी, वो फंदे की रस्सी जो है वो मतलब बड़ी थी और मंत्री का गला जो है उसमें पतला यानी छोटा पड़ गया। अब जल्लाद ने कहा कि किसी मोटे आदमी के लिए यह जो है सही होगा, मंत्री के लिए ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा कि अब जब यह फंदा बन गया है तो फांसी तो किसी को पड़ेगी, तो किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को पकड़ के लाया जाए। अब राजा के सिपाही ढूंढते हैं पूरे राज्य में कि मोटी गर्दन वाला व्यक्ति कौन है। तो वो जो चेले को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उसकी गर्दन काफ़ी मोटी थी, खा पी कर वह मोटा हो गया था। जब चेले को पता चलता है कि उससे फांसी पड़ने वाली है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि मरने से पहले वो अपने गुरु से मिलना चाहता है। यानी चेले ने बचने के लिए अपने गुरु को याद किया कि वो गुरु से मिलना चाहता है, तो इस प्रकार से उसके गुरु को पकड़ के लाया जाता है। गुरु और चेला आपस में कानाफूसी करते हैं, मतलब आपस में कुछ बातें कहते हैं। चेला जो है और गुरु जो है एक दूसरे के कान में कुछ बातें कहते हैं। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा तो मैं फांसी चढ़ूंगा। मतलब आपस में कानाफूसी करने के बाद दोनों जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं कानाफूसी करूंगा तो मैं करूंगा। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। पूछने पर गुरु बताते हैं कि उस शुभ मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में महाप्रतापी राजा बनेगा और वर्षों तक राज्य करेगा। महाप्रतापी यानी चक्रवर्ती भी आप कह सकते हैं। मतलब गुरु ने बताया कि अभी जो है बहुत अच्छा समय चल रहा है, शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा तो वो फांसी चढ़ने के बाद अगले जन्म में वो चक्रवर्ती राजा यानी महाप्रतापी राजा बनेगा और वर्षों तक राज करेगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया और राजा ने कहा कि फिर तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। और यह सुनने के बाद राजा तुरंत फांसी के फंदे से झूल जाता है। इस प्रकार से उस चौपट राजा का अंत हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि इस प्रकार से उस राजा की मृत्यु हो जाती है और चेले की जान जो है बच जाती है। तो ये जो हो गया आपका, ये इस अध्याय का समरी हो गया, यानी इस अध्याय का सारांश हो गया गुरु और चेला का, जो कविता के रूप में है। इसे हमने भी कहानी के रूप में इस अध्याय का सारांश यानी इस अध्याय का हमने समरी जाना। अब हम इस अध्याय में आए हुए कुछ जो महत्वपूर्ण काम है, प्रश्न उत्तर, नए शब्द, इसको एक बार हम पढ़ते हैं ताकि आगामी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी जो है अच्छी हो जाए, हम ताकि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से बना सकें। तो हम देखते हैं इस अध्याय में कौन कौन से नए शब्दार्थ हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको हमने छाटा है। जैसे पहला शब्द है चेला। चेला का अर्थ क्या होता है? शिष्य। धेला, धेला का अर्थ क्या होता है? पैसा। डगरी, डगरी का अर्थ होता है रास्ता। शीश, शीश का अर्थ होता है सर। सुयस, सुयस मतलब होता है प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। भाजी, भाजी का मतलब होता है सब्जी। पधारे, पधारे का अर्थ होता है आए, कि मेरे यहाँ पधारे, मेरे यहाँ आए। अनबुझ, अनबुझ का अर्थ होता है मूर्ख। मुसीबत, मुसीबत का अर्थ होता है समस्या, विपत्ति, परेशानी। हाट, हाट का मतलब होता है बाजार, मार्केट। विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। खता, खता मीन्स गलती। भिस्ती, भिस्ती मजदूर को कहा जाता है। गफलत, गफलत का मतलब होता है भूल। जल्लाद, जल्लाद फांसी पर चढ़ाने वाला आदमी, एक्चुअली चढ़ने वाला नहीं, चढ़ाने वाला आदमी को जल्लाद कहते हैं। दनादन, दनादन मतलब जल्दी जल्दी। फौरन, फौरन मतलब तुरंत। तो ये जो है इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण नए शब्द हैं और इसके अर्थ हैं। अब हम देखते हैं इस अध्याय का अगला काम, जिसमें क्या है आपको कि अलग अलग देशों की मुद्रा का नाम है। जैसे आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा टके सेर भाजी टके सेर खाजा, तो ये टका एक मुद्रा है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि और अभी हम पढ़ेंगे कि और किन देशों में किस प्रकार की मुद्राएं चलती हैं।
तो इधर देश का नाम लिखा है और इधर वहाँ की मुद्रा का नाम लिखा हुआ है, करेंसी। इटली, इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। जापान की मुद्रा है येन। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। और इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड। इसमें और भी आप एक दो याद जोड़ सकते हैं, जैसे रूस, रूस में क्या चलता है आपको? रूस में रूबल, रूबल चलता है। तो ये हो गए अलग अलग देशों की मुद्रा का नाम। अब देखते हैं कुछ ग्रामर का वर्क है यहाँ पे, ग्रामर वर्क आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें लिंग बदलो, यानी जेंडर चेंज करना है, लिंग बदलो यानी जेंडर चेंज करना है। मोटा, मोटी। ग्वाला, ग्वालिन। राजा, रानी। पंडित, पंडिताइन। चेला, चेली। महाराजा, महारानी। तो ये जो हो गए अपोजिट जेंडर, यानी जेंडर चेंज करना हो गया, लिंग बदलना हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाला शब्द, समानार्थी शब्द कह सकते हैं। जैसे गुरु, तो गुरु को और क्या क्या कहा जाता है? अध्यापक, शिक्षक। चेला, चेला को क्या कहा जाता है? शिष्य, विद्यार्थी। अनबुझ, अनबुझ का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ। संसार, इस संसार को और क्या कहा जाता है? दुनिया, जगत, जग भी कहा जाता है। प्रजा, प्रजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जनता, लोग। गलती, गलती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गफलत और खता। तो ये हो गए पर्यायवाची शब्द। अब इस अध्याय में कुछ तुक वाले शब्द हैं, उस तुक वाले शब्द को देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है राजा, तो राजा प्रजा। बाजा, खाजा। चमकती, दमकती। झमकती, धमकती। भारी, साड़ी। खाड़ी, भारी का साड़ी भी होगा, खाड़ी भी होगा, नाड़ी भी होगा। चढ़ाओ, चढ़ाओ का क्या हो जाएगा? बढ़ाओ, बताओ, मचाओ। चेला, चेला का तुक वाला शब्द हो जाएगा मेला, धेला, अकेला, झमेला। गफलत, गफलत का क्या हो जाएगा? हिकमत, शरारत, करामत। तो ये जो हो गए इस अध्याय के कुछ तुक वाले शब्द हो गए। प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, गुरु और चेला घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? तो इसका आंसर क्या है? गुरु और चेला घूमते घूमते अंधेर नगरी में पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर क्यों खुश हुई? तो इसका उत्तर है, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, उसके कामों से प्रजा परेशान थी, इसलिए उसके मरने पर वो खुश हुई। यानी अंधेर नगरी का जो राजा था वो मूर्ख था, उसके कामों से प्रजा परेशान थी, इसलिए उसके मरने पर जनता जो है खुश हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने कहा था कि यह शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय है, इस समय जो फार्म में अगले जन्म में चक्रवर्ती और पूरे संसार पर राज करेगा। नंबर 4 है, अत्यधिक बरसात के कारण राज्य में क्या हुआ? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक बरसात होने से राज्य में एक दीवार जो है वो गिर गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु और चेले से ग्वालिन ने नगरी के बारे में क्या कहा? तो ग्वालिन ने कहा यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ है, मतलब मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु और चेले के पास क्या नहीं था? इसका आंसर है, गुरु और चेले के पास धेला नहीं था, धेला मतलब पैसा नहीं था, रुपया नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मूर्ख राजा के कारण राज्य में कुशासन और अव्यवस्था फैलना। तो ये जो हो गया आपको, ये इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर हो गए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप
इन सभी क्वेश्चंस को और इस अध्याय का जो सारांश है इन सबको तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये अध्याय जो है आपके लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप इस अध्याय के कोई भी प्रश्न को आप परीक्षा में कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।